सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लुधियाना में किया प्रचार। भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए मां के पुत्र कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, पंच प्यारों की अगुवाई में पहुंचा पहला जत्था। प्रतिदिन 3,500 श्रद्धालुओं को ही हेमकुंड भेजने की सीमा की गई निर्धारित। चारधाम यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत, पहले 15 दिन में ही टूट गया गंगोत्री यमुनोत्री ये धाम यात्रा का रिकॉर्ड। 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री ने किए दर्शन। हरिद्वार में श्रद्धालुओं के साथ रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े में 7 मुकदमे दर्ज। ट्रैवल एजेंसियों से लेकर सीएससी सेंटर तक रडार पर। एसएसपी ने श्रद्धालुओं से ठगों के बहकावे में न आने की अपील। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोकसभा प्रत्याशियों के लिए अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार लगातार जारी है। ऐसे में सीएम धामी पंजाब के लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। सीएम धामी का कहना है कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को मिल रहा है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा जो वादे देश की जनता से करती है उन्हें पूरा करती है। सीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। सिंह जी पिछले 10 वर्षों से इस औद्योगिक नगरी लुधियाना के विकास के लिए समर्पित रहे, लगातार काम करते रहे और निकट भविष्य में भी यहाँ पर विकास को लाने के लिए आदरणीय मोदी जी के एक सिपाही के नाते उनकी टीम में काम करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएंगे और इस नगरी को चमकाने का काम करेंगे। देश और धर्म विरोधी जो शक्तियों के षड्यंत्र हैं उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। एक बार फिर से हमको संगठित होने की आवश्यकता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा भारत मजबूत होकर उभरा है। आज विश्व भर में भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते हुए सड़क हादसों को लेकर डिस्ट्रिक्ट रूट सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। इसको लेकर आरटीओ सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून संभाग में 4 जिले हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट रूट सेफ्टी कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष वहां के डीएम होते हैं और एक मेंबर एआरटीओ होते हैं। उन्होंने कहा कि समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि जो भी जिले के अंदर दुर्घटनाएं हो रही है उनकी जांच की जाए, साथ ही जो इन घटनाओं के कारण हैं उनकी विवेचनाएं करने के साथ ही कार्रवाई भी की जाए। देहरादून संभाग के अंदर 4 जिले हैं और चारों जिलों में डिस्ट्रिक्ट रूट सेफ्टी कमेटी है, जिसके ये अध्यक्ष वहाँ के डीएम साहब होते हैं और उसमें एक मेंबर एआरटीओ भी होते हैं। और एक ये समिति का एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होता है कि जो भी जिले के अंदर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी जांच करी जाए और जो कारण हैं इन दुर्घटनाओं के, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे वो वाहन से संबंधित हो, उनकी विवेचना करी जाए और आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई करी जाए। चारधाम यात्रा में उप जिलाधिकारी ने साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम यात्रा के मार्ग पर विशेष साफ सफाई की जाए ताकि यात्रा में आने वाले यात्री अच्छा संदेश लेकर जाएं। आपको बता दें कि इस यात्रा के मार्ग के अहम पड़ावों पर पहले यह कार्य जिला पंचायत चमोली के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें पांडुकेश्वर और गोविंद क्षेत्र घाट में काफी गंदगी दिखाई देती थी। लिहाजा यात्रा काल के पीक सीजन होने के कारण विशेष रूप से नगरपालिका जोशीमठ को यहां स्वच्छता रखने का दायित्व सौंपा गया। अब पालिका के पर्यावरण मित्रों द्वारा लगातार दोनों बेस कैंप की पूरी तरह साफ सफाई की जा रही है।
कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पौड़ी जिले के नैनी डांडा प्रखंड निवासी व्यक्ति को सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज नहीं मिल पाया था। तबीयत खराब होने पर युवक के परिजन उसे स्वास्थ्य केंद्र धूमाकोट लेकर गए थे। वहां पर डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से युवक को नैनी डांडा रेफर किया गया था। नैनी डांडा स्वास्थ्य केंद्र में भी उचित इलाज नहीं मिलने पर रामनगर रेफर किया गया। यहां से उसे हल्द्वानी भेजा गया। यहां से युवक को दिल्ली रेफर कर दिया गया, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा उत्तराखंड में कैसी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। विपक्ष के आरोपों को जो है दुराग्रह बता करके उस पर कोई काम ही नहीं करते। अब आप ही देखिए कि पौड़ी के नैनी डांडा का ये बच्चा, जिसको जो है कई जगह रेफर करने के बाद जो है दिल्ली ले जाया गया और वहां भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अगर स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में बेहतर होती तो इतनी जगह रेफर करने के बाद उसकी जान बचती और समय रहते उसको जो है चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो पाती। आज दूर दराज में आप देखिए रोज जो है ये खबर आती है कि जच्चा बच्चा ने जो है दम तोड़ दिया है, गर्भवती का प्रसव खेत में हो गया है, जंगल में हो गया है, रास्ते में हो गया है। आखिर इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसी की है? उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मलिन बस्तियों पर सरकार के अध्यादेश का समय पूरा होने वाला है, तो वहीं अचानक कई लोगों को नोटिस जारी होने के बाद भाजपा विधायक भी परेशान हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह में मलिन बस्तियों के मामले ने तेजी से तूल पकड़ लिया है। दरअसल देहरादून नगर निगम और मसूरी नगर पालिका ने शहर की मलिन बस्तियों में तकरीबन 500 से ज्यादा ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए हैं। देहरादून की मलिन बस्तियों में बीते दिन 504 कार्रवाई के नोटिस भेजे गए। उत्तराखंड के मलिन बस्ती विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2016 में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद जैसे ही मालिकाना हक देना शुरू किया, उसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई और भाजपा ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर ये सरकार चलाना चाहती है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार गुमराह कर रही है, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हमने साहब अध्यादेश जारी। अरे भाई अध्यादेश क्या जारी कर दिया? कांग्रेस ने तो बाकायदा मलिन बस्तियों के मामले में कानून बना दिया था और नियमितीकरण की बात करी थी। हम तो मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। आप बार बार जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव आते हैं, तब आप कहते हैं कि हम मालिकाना हक देंगे। चुनाव आप जीत जाते हैं, उसके बाद आप मालिकाना हक भूल जाते हैं। उसके बाद आप डराते हैं, धमकाते हैं और आप निशान लगाना शुरू कर देते हैं। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर विधायक खजन दास और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी चिंता जाहिर की। मलिन बस्तियों में सबसे ज्यादा परिवार राजपुर रोड विधानसभा के तहत और राजपुर विधानसभा के तहत आते हैं। विधायक खजान दास ने विधानसभा में भी नियम 310 के तहत इसे उठाया था और वह लगातार शहरी विकास मंत्री से भी मिल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार इस मामले में क्या हल निकाल रही है। वहीं इस पूरे मामले पर धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अध्यादेश की अवधि पूरी होने से पहले कुछ न कुछ सरकार जरूर मलिन बस्तियों पर स्थायी समाधान लेकर आ जाएगी। मलिन बस्तियों का जहां तक नियमितीकरण का सवाल है, वो लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी। नदी के किनारे जो मकान बने हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिसमें एमडीडी ने और नगर निगम ने और नगर पालिका मसूरी ने कुछ नोटिस जारी किए। उसके निमित्त कार्रवाई करने की बात हो रही है। हमने कहा कि जब अध्यादेश आया है, अभी तो समय भी नहीं, समय है 21 अक्टूबर 2014 तक, तब तक किसी भी तरह से इनको छेड़ा ना जाए। आज मैं इसी बात को लेकर के माननीय मंत्री जी के पास आया हूं और आज उनसे पूछूंगा कि आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो मलिन बस्तियों की जो विषय है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग सक्रिय हैं, बस्तियाँ को कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसमें जाँच चल रही है और लगभग जिन लोगों को नोटिस गए हैं, मुझे लगता है सबके सब उसमें जो परिधि से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसी भय की कोई स्थिति नहीं है। ये ठीक है, कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो इसमें राजनीति तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मलिन बस्ती मामले को लेकर देहरादून शहर में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीए, नगर निगम और नगर पालिका के नोटिस के बाद विपक्ष सड़कों पर उतर चुका है और लगातार इस विषय को लेकर मुखर होता जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस ने लगातार आम लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करते हुए अध्यादेश लाई है।
अब जब अध्यादेश की अवधि खत्म होगी, उससे पहले सरकार कुछ न कुछ इस पर ठोस रणनीति बनाएगी। एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया है और उसको लेके ये समस्या भी हमारे सामने है। और बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। इंक्रोचमेंट जिस टाइम हो रहा है उस टाइम उसको रोका जाना चाहिए। अब जो इंक्रोचमेंट हो जाता है उसके बाद फिर चाहे एनजीटी हो चाहे कोर्ट्स हो, उनका जो निर्णय होता है आखिर उसको भी हमें पालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं उसमें क्या रास्ता निकालते। एक तरफ मलिन बस्तियों के नियमितीकरण न होने से लोगों को डर सता रहा है, तो साथ ही 500 से ज्यादा ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी होने से लोगों को बेघर होने का भी डर सता रहा है। 2016 में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी विधायकों का कहना है कि उससे पहले सरकार कुछ न कुछ समाधान निकाल लेगी। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसके चलते यात्रा में आने वाले कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि चारधाम यात्रा में जो मौतें हुई हैं, हो सकता है लोगों की हेल्थ कंडीशन इतना लंबा ट्रैवल करने लायक ना हो और समय पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिला हो, इसकी वजह से चारधाम यात्रा नहीं हो पाई हो। सामान्य तौर पर इतनी बड़ी आबादी उत्तराखंड में पहुंच रही है, उनके साथ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी हो सकती है। लोगों की हेल्थ कंडीशंस हो सकता है इतना लंबा ट्रैवल करने लायक ना हो और समय पर उनको अपना मेडिकल एड उपलब्ध न हुआ हो, उसके कारण संभव हो सकता है। चारधाम यात्रा के कारण ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर भी इतनी बड़ी आबादी पूरे उत्तराखंड में मूवमेंट कर रही है, लाखों लोग आ रहे हैं और हो सकता है कि उसके कारण उनकी डेथें हुई हो, तो उसको चारधाम यात्रा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा यह भी अपील है कि भाई जो लोग स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में इतनी लंबी यात्राएं न करें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। बाढ़ बांध परियोजना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है और माफियाओं द्वारा किस तरह अवैध स्टॉक बनाए हुए हैं, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह अवैध खनन के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। मगर सवाल ये है कि खनन माफिया तो अपना काम करेगा, पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम किस गहरी नींद में सोया हुआ है। ये खनन के ढेर जो आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको बता दें कि UJVNL की जमीन पर है। क्या निगम के अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा है कि हमारी जमीन पर यह अवैध रूप से खनन का स्टॉक हो रहा है? क्या निगम के अधिकारी भी खनन माफियाओं से मिलकर चांदी काट रहे हैं? वहीं आपको बता दें कि UJVNL के अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। जब संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मौजूद है जूडो में, जूडो जहां पर कि अभी विगत 2-3 वर्ष पूर्व एक परियोजना का निर्माण हुआ और यहाँ पर जिस जगह पर हम अभी मौजूद है खड़े हैं, ये UJVNL वालों का यहाँ पर ये लैंड है। यहाँ जैसे आप पीछे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर पुराने इन लोगों के भवन हुआ करते थे, बिल्डिंगें हुआ करती थी, जिसका बाकायदा ऑक्शन किया गया UJVNL के द्वारा। उनको तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसका जो मटेरियल था, मटेरियल का ऑक्शन किया गया और इसको समतल करके एक ग्राउंड का रूप दिया गया है। हालांकि UJVNL इस पे क्या दोबारा से निर्माण करता है, ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न सबसे बड़ा जो उठता है, सवाल वो उठता है, यहाँ पर खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ अवैध रूप से ये खनन सामग्री को एकत्र किया गया है। आप देख भी पा रहे होंगे विजुअल्स में कि यहाँ पर खनन माफियाओं ने ये बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े उसमें यहाँ स्टॉक किया है। यहाँ ये रेता भी दिख रहा है, रेत की भी है और ये पीछे आपके ये पत्थर भी यहाँ पे स्टॉक किए गए हैं। कि स्थानीय लोगों की कई बार शिकायत आने के बावजूद आज हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। UJVNL का यहाँ पर जितनी भी लैंड है UJVNL की, उस लैंड पर खनन माफियाओं ने अपना परचम लहरा रखा है। खनन माफियाओं को ना शासन का डर है ना प्रशासन का डर है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का जो चपत लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं, खनन माफिया वो ये काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। मैं विजयपाल सिंह भंडारी, विकासनगर से IND24।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की पवित्र यात्रा के लिए समूचे देश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 श्रद्धालु की मौत भी हो चुकी है। विशेषकर बुजुर्गों में हार्ट अटैक के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने श्रद्धालुओं को जल्दबाजी में यात्रा पूरी नहीं करने की सलाह दी है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि ऊंचाई पर जाने की स्थिति में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है और हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक हाई एल्टीट्यूड की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने भी 2 साल पहले एक इंस्पेक्शन हम लोगों ने किया था, तो एक पाया कि बहुत तेजी से लोग दिल्ली से या राजस्थान से या कहीं से आते हैं और वो सेम डे जहाँ 400-500 मीटर पर हाइट है, आप 3-4 हज़ार मीटर की हाइट पर चढ़ जाते हैं। वो अपने आप में एक ऑक्सीजन की कमी होना, टेम्परेचर में बहुत गिरावट आ जाना। दूसरा ये भी देखने में आया कि वो लोग गर्म कपड़े नहीं कैरी करना चाहते हैं या कर पाते हैं, उन्हें शायद ना पता हो। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, आप 40-42 डिग्री से आकर सीधा 2-3 डिग्री में पहुंच जाते हैं। रात को और भी ठंड पड़ती है, तो ऐसे में गर्म कपड़े ज़रूर से कैरी करें। एक अपील मैं और करना चाहूँगा, इन दिनों यात्रा की शुरुआत में भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और प्लान करके ही चारधाम यात्रा के लिए आए। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी जब फैक्ट्री में निर्माण काम चल रहा था। अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिससे निकली चिंगारी के चलते आग लगी। फिलहाल दमकल विभाग के जांच के बाद ही आग लगने के कारण का खुलासा होगा। हमको सूचना मिलते ही मायापुर से हम पहला जो फायर टैंकर चला उसमें सवार होके आए और जितने यथाशीघ्र हम यहाँ पहुँचने की कोशिश करी। यहाँ आके देखा तो इसमें चारों तरफ से ये धुएं से घिर चुकी थी फैक्ट्री और शटर न खुलने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो ये आग जो है और जल्दी बुझ जाती। सिडकुल की यूनिट पहुँच चुकी थी और हमने तत्परता दिखाते हुए इस शटर को, जो आगे का शटर था, उसको किसी तरीके से आधा खोल के उसके नीचे से क्रॉलिंग करके अंदर गए और जो आग फैल रही थी उसको बुझाना शुरू करा। बैटरी के जो वो बनते हैं ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर इन्वर्टर वगैरह में जो लगते हैं, वो छोटे ट्रांसफार्मर थे, इसलिए इसमें कोई ज्वलनशील, ज़्यादा ज्वलनशील का वो नहीं था, नहीं तो इसमें विस्फोट भी हो सकता था। 2 गाड़ी तो फायर टैंकर सिडकुल से आए हैं और 2 फायर टैंकर मायापुर से आए हैं, तो 4 यूनिटों ने एक साथ काम करके सभी पुलिस की और जो यहाँ के लोकल बंदे थे इनकी सहायता से, इनके मतलब सभी का सहयोग से इस आग को कंट्रोल किया गया। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा है ना, अभी तो हमारा एक ही लक्ष्य था कि हमें आग बुझानी है। हमारा एक ही होता लक्ष्य कि हमें आग बुझानी, किस तरीके से फैक्ट्री को बचाना है। अब ये तो जांच का विषय है कि कितने इनके पास एक्सटिंग्विशर थे, क्या था, वो बाद में पता चल जाएगा। पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग काफी परेशान थे, डर के साए में जी रहे थे, लेकिन वन विभाग की सहायता से गुलदार को पकड़ लिया गया। दरअसल वन विभाग ने हर जगह पिंजरा लगा रखा था, जिससे गुलदार को पकड़ा गया। फिलहाल गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी लाया जा रहा है। मेडिकल के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र है जहां सूरज की शुक्रवार को घटना हुई थी, उससे 100 मीटर ऊपर जो हम लोगों ने पिंजरा लगाया था उसमें एक गुलदार ट्रैक हुआ है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें एक गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और उसका लिंग नर है, वो उसमें फंस गया है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पौड़ी रेंज नागदेव लेके आए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो उसका परीक्षण किया गया उसमें गुलदार स्वस्थ पाया गया है। संभवतः यह वही गुलदार है, क्योंकि उसी गुलदार की एक टेरिटरी होती है और उसी क्षेत्र में, उसी स्पॉट पर ये गुलदार को हम लोगों ने पकड़ा है। अभी भी पिंजरे जो है क्षेत्र में लगे रहेंगे, हमारी निगरानी लगी रहेंगी, ड्रोन टीम, ट्रैंकुलाइजिंग टीम क्षेत्र में लगे रहेंगे, गश्त कर रही है और जो लोगों को जो है हमारे स्टाफ को जो भी स्थिति दिखेगी वहाँ पे उसके अनुसार जो है उच्च स्तर पर सूचित किया जाता है और हम लोग भी उसी तरह से सतर्क रहेंगे। गुलदार की दिखाई दी तो मतलब जो है वो सूचना तुरंत ऊपर पहुँचा जाएगी। इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे भी लगा रखे हैं। ट्रैप कैमरे में भी जो नजर आएगा तो वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो
जनता से तो यही अपील कर सकते हैं हम कि मतलब जब भी जाएं सामूहिक रूप से जाएं और सामूहिक रूप से किसी प्रकार की वो नहीं, जंगल की तरफ तो आजकल जब भी स्थिति खराब है, इसमें जनता का हमें पूर्ण सहयोग है और जनता के कारण ही जो है हमें ये जो पकड़ने में इस जो है वो मिला है, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल जो है रोड पे जो है आना जाना बंद कर दिया था, जिससे कि जो है गुलदार को जो है अपना जो है खुला क्षेत्र दिख के जो है वो पिंजरे के अंदर कैद हो गया। तो मैं तो ये बोलूँगा लोगों के सहयोग से ही मतलब जो है ये कैद हो पाया है। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में बंद कैदियों को रोजगार देने की नई शुरुआत की गई है। यहाँ की जेल में बंद कैदी पत्थर नहीं तोड़ते बल्कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य के प्रयास से शुरू की गई बेकरी में बंद बिस्किट और रस बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही बेकरी में केक, पिज्जा और बर्गर भी बनाए जाएंगे। फिलहाल कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जेल में ही कंज्यूम किए जा रहे हैं। ये मशीन जो है और इसमें हम 20 किलो मैदा गूंथते हैं तो हम 7.5 किलो चीनी यूज़ करते हैं और 1 किलो डालडा, 1 किलो रिफाइंड, ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। 3 घंटे रख के हम फिर इसकी दोबारा पिटाई करते हैं और बिस्कुट, पेटीज वगैरह यूज़ की है सर। ये चीज़ें अभी तक यूज़ हुई है क्योंकि अभी नई नई बेकरी है सर। ये हमारे महोदय की कृपा रही है जो हमने यहाँ से इतना अच्छा कार्य मिला हमें, क्योंकि हम पहले काम सीख रहे थे। अब जब पूरा सक्सेस हो लिया आहिस्ता आहिस्ता, बाकी पहले से ही काम कर चुके हैं हम सर। यहाँ से इन्होंने ये चीज़ें ख़त्म करवा के शुद्ध बंद बनवाने का एक निर्णय लिया सर। जिला कारागार में बेकरी का स्टार्ट किया था और अब ये जो है पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है और इसमें हम लोग वर्तमान में बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और अन्य जो बेकरी आइटम है हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी जो है इस कारागार में हम लोग बनाएं। अभी हमारे इस बेकरी में जो है 4 बंदीगण यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें से 2 लोग जो हैं प्रशिक्षित हैं और 2 लोगों ने जो है यही उन्हीं प्रशिक्षित लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हमारा प्रयास है कि हम यहाँ जो भी बेकरी उत्पाद है उसको हरिद्वार शहर में भी उसका सेल करें और हरिद्वार के जो निवासी हैं वो भी जो है जेल के जो है गुणवत्तापूर्ण और हाइजेनिक बेकरी उत्पादों का आनंद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु 4 धामों में पहुंचे हैं, लेकिन इसी के साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। इस बार चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बिगड़ने के कई कारण सरकार बता रही है, जिसमें कि भीड़ को भी एक कारण बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हो गई। नहीं, आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। तो इन चीजों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पे थोड़ा सा वो शिथिलता बरते ताकि इन पे हम लोग काम तेजी से कर सकें। चारधाम यात्रा में बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया था और चारधाम यात्रा बाद में शुरू हुई, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी और बेवकूफी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करती है। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। चारधाम यात्रा में जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भारी भीड़ ने शासन प्रशासन के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। आलम यह है कि श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस घर लौट रहे हैं, तो ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से कई तीर्थयात्री ऋषिकेश रुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, लेकिन मंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने भी चारधाम यात्रा को लेकर वाजिब सवाल खड़े किए। आखिर प्रशासन कहां सोया हुआ था,
समय पर तैयारी क्यों नहीं की गई? चार धाम यात्रा में जितनी भी अव्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं या निकायों में के चुनाव में जो भी देरी हो रही है, मंत्री जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो है वाजिब सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो है प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, समय पर जो है वो तैयारी क्यों नहीं कर रहा था। जब इनको तैयारी करनी होती है तब तो जो है अधिकारी एसी कमरों में सोए हुए हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए शर्मनाक है और सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक व्यवस्थाओं के मोर्चे पर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं को लेकर जहां एक तरफ आम श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी धामी सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन अब खुद धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही विपक्ष के हाथ भी बड़ा मुद्दा लग गया है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।